मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और F2P TKT न्यूज़ के इस सेगमेंट का होस्ट प्रभाकर शर्मा। जैसा कि हमने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के उन अनमोल रत्नों को आपको सामने लेके आएंगे जिनका योगदान न सिर्फ ताइक्वांडो को बढ़ाने में है, बल्कि हमारे और आपके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान के साथ जिसने अपने हौसले से अपनी उम्र को भी मात दे दी है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के वो अनमोल नायाब हीरे जो आज भी ताइक्वांडो में अपनी यात्रा अनवरत जारी रखे हुए हैं। तो हमारे साथ हैं राम गोपाल जी। नमस्कार, हमारा नाम राम गोपाल वाजपेयी है। हमारी उम्र 73 प्लस है और हम ताइक्वांडो पूमसे के खिलाड़ी हैं। सर्वप्रथम हम A2P ताइक्वांडो चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमको अपने चैनल में ताइक्वांडो की इस यात्रा में हमारे अनुभव और हमने जो कुछ सीखा या आगे सीखने की जो हमने निश्चय किया है वो आपसे हम साझा करेंगे। इसी के साथ हम देश भर के ताइक्वांडो प्लेयर्स, ताइक्वांडो मास्टर्स, रेस्पेक्टेड ग्रैंड मास्टर्स, कोचेज़, टेक्निकल ताइक्वांडो स्टाफ, सभी फेडरेशन के पदाधिकारी और उन लोगों को भी हम सादर वो करते हैं जो ताइक्वांडो को किसी न किसी रूप में चाहते हैं, पसंद करते हैं। अपने अपने गार्जियन वो जो अपने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं। सर, अधिकांश लोगों को लगता है कि आपने रिटायरमेंट के बाद ताइक्वांडो सीखना शुरू किया और हमारी रिसर्च कुछ और कहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। ये सही है कि हमारी पहचान अभी जो है एक सीनियर खिलाड़ी के पूमसे खिलाड़ी के रूप में हुई, लेकिन हमने 1983 में कानपुर में ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। वो क्लास हमारे पहले आदरणीय श्री दिनेश कुमार सिंह, जिसको हम लोग सब लोग DK सिंह के नाम से जानते हैं, ग्रैंड मास्टर, उनसे हमने सीखना शुरू किया था। और वो कोचिंग ऐसा हमको पता लगा कि लखनऊ में कोई ताइक्वांडो फेडरेशन है जिसके कि ग्रैंड मास्टर जिम्मी जगतियानी जी उसके जनरल सेक्रेटरी है। तो सर, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 1983 में जब हमने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था उस समय हमारी उम्र 36 प्लस थी। और हमने जब ज्वाइन किया तो हमारे साथ के और खिलाड़ी और सीनियर भी खिलाड़ी जिनकी की बेल्ट ग्रीन वन, ब्लू वन या रेड थी, वो सब 17, 18, 19, 15, 16 के आसपास थे। जिनमें से हमारे बैच के एक साथ एक ही दिन ज्वाइन करने वाले वाइट बेल्ट के खिलाड़ी थे बलराम यादव जी, जो कि IIT में इस समय चीफ कोच हैं कानपुर में, दीपक चौरसिया जी मास्टर जो कि नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, मास्टर त्रिलोकीनाथ जी, मास्टर दिनेश दीक्षित जी और मास्टर अविनाश द्विवेदी जी। ये हमारे साथ के थे जो कि कम उम्र के थे, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं होती थी, सब सहयोग करते थे। 36 की एज में जिस समय लोग गेम को छोड़ देते हैं, उस समय वाजपेयी जी ने खेलना शुरू किया और आज तक भी उनकी ये यात्रा जारी है। तो सर, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा?
पहला अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ के सभी खिलाड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते थे और हमारा उसमें मन लगता था। हमको ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम इन 15, 16, 18 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। होता ही नहीं था कि हम इनके साथ मिसफिट हैं, क्या हम इतनी एनर्जी से, इतनी स्टेमिना से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं। मन में यही रहता था कि हमको इसमें कुछ करना है, इस आर्ट के उस सबसे आगे के बिंदु तक जाना है जहाँ तक इसके टेस्ट क्या है। मैंने मालूम था कि ये जो कलर बेल्ट पहने हुए हैं सबका अलग अलग है। हम सोचते थे कि ज़रूर इसमें एग्ज़ाम होगा और हम आगे इसमें बढ़ेंगे, और इसके बाद वाले उस समय तक कोई ब्लैक बेल्ट नहीं पहने हुए था। हमको ये भी नहीं मालूम था कि इसमें आगे ब्लैक बेल्ट भी होती है। तो अनुभव ये रहा हमारा कि हमको बहुत ही आशा रही कि हम इस खेल को कर ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरह कर ले जाएंगे। सर, उन दिनों आजकल जैसी अवेयरनेस नहीं थी। पेरेंट्स को भी पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी की चिंता रहती थी कि बच्चा हमारा पढ़ जाए और एक सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे में ताइक्वांडो जैसे खेल को, जिसे लोग जानते भी नहीं थे उस समय इतना ज़्यादा, तो लोग किस नज़रिए से देखा करते थे? जी, ऐसा है कि जो भी खिलाड़ी उस समय खेलने के लिए आते थे, कुछ तो जी। अपने स्वतंत्र रूप से आते थे, कुछ दिन में देख के चले जाते थे और बाद में आते थे संकोच करते हुए। कुछ अपने गार्जियन के साथ आते थे, गार्जियन पता करते थे कि क्या टाइमिंग है, क्या खेल है, उससे जो है वो लोग बाद में ज्वाइन करते थे। लेकिन जो ज्वाइन करते थे वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर थे, बहुत अच्छी तरह मेहनत करते थे, टाइमिंग से आते थे। उस समय कुछ लोग ज्वाइन करते थे तो एक खेल के तौर पे, या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या अपनी बॉडी फिटनेस के लिए करते थे। कुछ के ये था, कुछ जिज्ञासा करने लगते थे इसका क्या टेस्ट होगा, कैसे प्रमोशन होगा, ये बेल्ट वगैरह। उसी से हमको भी अनुभव होता चला गया और इससे अवेयरनेस लोगों की एक दूसरे से हो गई। वाइट बेल्ट का टेस्ट होने वाला था, उसकी तैयारी होने लगी थी, तो हमको लगा था वाइट बेल्ट के टेस्ट के बाद अब हम येलो बेल्ट में जाएंगे, येलो वाले ग्रीन में जाएंगे, तो अवेयरनेस बढ़ती ही चली गई। कानपुर का ये हमारा सौभाग्य रहा, यहाँ पर बच्चों की लगन और उनकी मेहनत से ताइक्वांडो खेल का विकास उन दिनों ये हुआ कि एक और कोचिंग IIT कानपुर में आदरणीय ग्रैंड मास्टर DK सिंह के अंडर में वहाँ पर खुल गई। तो परिवार का सपोर्ट आपको कैसे मिला? नहीं, परिवार का सपोर्ट मिलने के लिए और हमारा अपना खर्च इसमें बेल्ट प्रमोशन वो सब करने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए नहीं थी, हम 1966 में ही सर्विस लग गए थे। 15, 16, 17 साल की हमारी सर्विस हो चुकी थी। हम काफ़ी ट्रांसफ़र होके आ चुके थे, इसलिए इसमें फीस देने में, इसकी बेल्ट प्रमोशन के लिए, अन्य ड्रेस के लिए, या कोई और इसमें अपनी कोचिंग में कोई साधन जुटाने हैं, जैसे किकिंग पैड है या और कुछ है, उसके लिए हम लोग सब आपस में मिल करके कर देते थे। हर बच्चों के साथ में अगर वो लोग, तो एम्प्लॉई एक आध भी नहीं था उस समय, सभी गार्जियन पे डिपेंड होते थे। लेकिन ऐसा लगता था उनके गार्जियन हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो वो इस चीज़ को कमी नहीं महसूस हो। हर रोज़ हम लोग एक प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद में एक साथ मिल करके नाश्ता करते थे जा करके, और चैम्पियनशिप में जाते थे, या हम तो कोई भी चैम्पियनशिप हो, चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो, छोड़ते ही नहीं थे। कुछ लोग की अपने एक ग्रुप बनाते थे, साथ साथ जाते थे, साथ साथ होटल में रहते थे, साथ साथ खाना खाते थे, एक दूसरे से कलेक्ट करके। और यहाँ तक कि ट्रेनिंग में, हमारे ट्रेनिंग में तो उन बच्चों को भी हमारे दिनेश सर हेल्प करते थे। उनकी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं उस समय के, जो फीस देने के उनके पास पैसे नहीं थे, वो उनकी फ़ीस भी भरते थे, एग्ज़ाम फीस भी भरते थे, और आज वो
आईआईटी में कोच हैं बलराम यादव जी, इसके एक ज्वलंत उदाहरण है। उनका वो हर तरीके से सपोर्ट करते थे। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि हमने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि हिंदुस्तान की नींव के जो पत्थर हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है मास्टर दिनेश कुमार सिंह का, जिनका जिक्र अभी अपनी ताइक्वांडो की यात्रा में राम गोपाल जी हमारे साथ कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज भी कानपुर और लखनऊ में एक परंपरा जारी है। जैसे ही वाजपेयी जी ने अभी बताया कि प्रैक्टिस के बाद हम सब लोग चाय नाश्ते के लिए जाया करते थे, तो आज भी जितने भी सीनियर, जो उस समय के सीनियर प्लेयर हैं, वो सारे आज भी शाम को और नहीं तो शनिवार को अभी भी एक पर्टिकुलर दुकान है, वहाँ इकट्ठा होते हैं। अभी भी एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं। गप्पों का मतलब आप समझोगे, पुरानी बातों को याद करना, और पुरानी बातें जब याद होंगी तो ऑब्वियसली कुछ नया ही उसके अंदर करने की इच्छा होगी। तो चलिए, बहुत अच्छा है, हमारे आज के युवाओं को भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तो अब सर मेरे को आप ये बताइए कि उन दिनों में आज की तरह इंटरनेट और मैगजीन वगैरह की इतनी साधन तो थे नहीं, फिर आपको नई नई टेक्निक का पता कैसे चलता था? आप तैयारी कैसे करते थे? ये बात तो सही है कि उस समय आज की टेक्निक नहीं थी, ना इंटरनेट था, ना ही कोई वीडियो होता था, ना कोई वीडियो देखने को मिलता था। हाँ, चैम्पियनशिप की फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर देखने को मिल जाते थे कुछ, लेकिन वो स्टिल होते थे, कोई किक कहीं तक आई, कैसे आई। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छाई थी, हमारे कानपुर में हमारे सीनियर खिलाड़ी जैसे वासुदेव त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छी किक थी। अविनाश द्विवेदी जी हमारे साथ के, हमसे सीनियर राकेश गुप्ता जी, ये 83, 84, 85, 86 तक कई लगभग सभी स्टेट और नेशनल खेलने गए थे। हम लोग साथ जाते थे, देखते थे उनकी प्रैक्टिस उनको कराते थे। वो सीनियर, वो नेशनल में और स्टेट में पार्टिसिपेट करते थे, हम लोग वहाँ पर उनको सपोर्ट में जाते थे, उनको प्रैक्टिस कराते थे। इसके साथ साथ हमारे ग्रैंड मास्टर DK सिंह जी तब तक नेशनल खेल चुके थे, मेडल मिल चुके थे, और उसके बाद 88-89 तक आते आते एशियन चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट करने के लिए शायद ऐसा अंदाज पड़ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है हम, लेकिन नेशनल में उन्होंने मेडल निकाला है। यहाँ तक कि चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन भी ताइक्वांडो की हुई थी बेंगलोर में, उसमें भी हम लोग गए थे, देखने ज़रूर जाते थे, उसी से हम सीखते थे। जी जी। तो आपकी पहली प्रतियोगिता कौन सी थी? पहली प्रतियोगिता 87 में हमने कानपुर में स्टेट के लिए सिलेक्शन के लिए ट्रायल होता था हम लोगों का, और एक क्लब IIT में जो कि दिनेश सर का, वो भी बच्चे आते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हम भी उसमें सिलेक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट करते थे। तो 87 में हमारा सिलेक्शन ट्रायल में स्टेट खेलने के लिए हमारे वेट ग्रुप में हुआ। हमारी उम्र तब तक 40 के प्लस हो चुकी थी, लेकिन हमारा मेहनत और जज्बा नहीं था। हम लोग उस समय स्टेट के लिए हमारा चयन हुआ और हम अन्य खिलाड़ियों के साथ में स्टेट खेलने के लिए गए। तो दोस्तों, 40 साल की उम्र में राम गोपाल जी compete कर रहे थे, और उस समय पुमसे में नहीं कर रहे थे, उस समय क्योरगी में थे, और 40 साल की उम्र में वो फाइट कर रहे थे। हमारे आज के ज़्यादातर युवा 25 साल की उम्र आते आते फाइट करना छोड़ देते हैं। ऐसे में वाकई में हमारे लिए, और अभी जो आप लोग सुन भी रहे हैं उन सब के लिए भी वाकई में एक प्रेरणा स्रोत है। तो सर, आप
पैसे की तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आपने बता ही दिया। पर उस माहौल में सीखने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? नए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हम लोग की ऐसी सामूहिक सामुदायिक भावना रहती थी। हम लोग आपस में जूनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर और सीनियर से सीनियर आपस में इस तरीके से प्रैक्टिस होती थी कि जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है उसके साथ जूनियर की इच्छा होती थी। जैसे हमारी इच्छा होती थी कि हमसे सीनियर खिलाड़ी हैं, रेड बेल्ट हैं और ब्लैक बेल्ट, हमारे जो फर्स्ट कानपुर के ब्लैक बेल्ट हुए थे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। स्वर्गीय दीपक गौड़ जी, वो सबको प्रैक्टिस कराते थे। वो इन दोनों ये हम लोगों ने आपस में निश्चय करके डीके सर को बताया कि इस ग्राउंड में, क्रेसेज इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, आप प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के हम लोग को ये अलाउ करा दीजिए कि हम लोग शाम को भी थोड़ी अपनी निजी प्रैक्टिस करने आ जाया करें। हमारा ऑफिस बहुत पास में था, 200 मीटर के पास में था। हमारी रोटेशनल ड्यूटी थी, कभी हम नाइट करते थे तो मॉर्निंग अपने हम क्लास अटेंड कर लेते थे, कभी हमारी इवनिंग होती थी तो हम शाम की कर लेते थे आकर के, 1 घंटा निकाल करके ऑफिस से। तो शाम को हम लोग प्रैक्टिस करते थे, इसलिए किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी। और हम लोग ने जैसा बताया कि पेड़ की डाल के उसकी पत्ती को वो करके हम लोगों ने पटरा गाड़ लिए थे 2-3, उसमें अपना कुछ लगा करके ऐसा पैडिंग कर लेते थे कि उसमें किक की प्रैक्टिस करते थे, ग्रिप की प्रैक्टिस करते थे। ईंटा को ही यूँ पकड़ करके ऐसे कितनी देर उठाए रहते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो हाथ में पंच की पावर भी आती थी और किक पावर भी आती थी। इस उम्र में हिंदुस्तान के लिए पदक जीतने पर आपको कैसा लगा? नहीं, निश्चित तौर पर हमको पदक जीतने पर बहुत ही अच्छा लगा कि हमने देश को अपने प्रतिनिधित्व किया, मान बढ़ाया। हमारे देश के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ी, ताइक्वांडो कोच और पदाधिकारियों को हमने उनको अपनी मेहनत का फल दिखाया। लेकिन हमारी अंतरात्मा हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि अभी सफ़र की शुरुआत लगी हमको। आगे और भी मेहनत करनी है, अपने में और सुधार करनी है। वर्ल्ड ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है और इस लगन के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ से हमने अपनी खुशी का बंटवारा किया और आगे के लिए हमने और अच्छा करने की ठान ली है। तो आप खुद से पूरी तरह से खुश नहीं थे, लेकिन आपके दोस्त, आपके जो टीममेट्स थे, आपकी फैमिली, उनका रिएक्शन कैसा था? उनको देख के तो कुछ अच्छा फील होता होगा। जी हाँ, वियतनाम से एशियन पूमसे चैंपियनशिप में मेडल लेने के बाद में देश की वापसी में बहुत ही अच्छा लगा। हमने अपना अनुभव अपने खिलाड़ियों को क्लब में, समाज में और दूसरे भी जो फेडरेशन थे वो लोग भी ने सहयोग दिया और आते थे, पूछते थे कैसे प्रैक्टिस की, कैसे क्या किया। इसी के साथ साथ उसको बताने में उनको बहुत अच्छा लगा और इससे लोगों ने सीखने की उनको प्रेरणा भी मिली। ये हमको अच्छा लगा कि पूमसे विधा इस ताइक्वांडो की, जो कि अब ख़ास तौर से इन दिनों लॉकडाउन में कोविड-19 के प्रभाव से प्रैक्टिस जो लोग करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि जो ये आज की डेट में एक वायरस वाला चल रहा है माहौल और सभी जगह डर है, तो ऐसे में पूमसे की ट्रेनिंग करने वाले जो हैं उनकी जो ब्रीदिंग की रिदम है, लंग्स की कैपेसिटी है, मस्कुलर सिस्टम है, वो सब बहुत एक्टिवेट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे एक
ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसमें आपका गेम के एक्सपीरियंस के साथ साथ एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शायद हमारे सबके काम आ जाए। मेरा सवाल है कि फेडरेशन के टकराव से ताइक्वांडो खेल को क्या नुकसान हुआ? जी हाँ, निश्चय ही फेडरेशन के आपसी टकराव इससे कोच में, खिलाड़ियों में, चैंपियनशिप में नुकसान तो हुआ है। जिस तरीके से एक कोई फेडरेशन अपना नेशनल करा रहा है या IR सेमिनार करा रहा है, उसमें दूसरा खिलाड़ी दूसरे फेडरेशन का चला जाता है तो आपस में टकराव होता है, उसको इल फील करते हैं। ऐसा हमने लोगों से सुना है और देखा है। लेकिन खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस बराबर करते रहे। जो खिलाड़ी फेडरेशन को ये समझ करके अच्छा कभी ना कभी एक दिन अच्छा ही होएगा, इस आशा से अगर प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं तो खिलाड़ियों का कोई नुकसान नहीं होगा। आपस में इन लोगों को मिल करके प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरीके से ऐसा न हो, ये सुखद स्थिति नहीं है। ऐसा देखने में और सुनने में हमको तो दोनों तरफ से खराब लगता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी फेडरेशन चाहे कोई भी हो, अगर आप ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो सर, आप काफ़ी लंबे समय से ताइक्वांडो से जुड़े हैं, परंतु आपको पहचान अब आकर मिली, इसका मूल कारण क्या है? ये सही है कि हम लंबे समय से 1983 से ताइक्वांडो में जुड़े थे। जब तक हम जुड़े रहे, कानपुर में हमारी पोस्टिंग रही, तब तक हम बहुत ही मनोयोग से जुड़े। एक दिन का भी नागा हमने नहीं किया। यहाँ तक कि भरी बरसात में भी हमने प्रैक्टिस की, हमारे साथ वालों ने भी प्रैक्टिस की। लेकिन इतने गैप के इसका दुरुपयोग नहीं हुआ। हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में हमने एग्ज़ाम दिया, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर बने, उसकी ट्रेनिंग की, उसमें फिर ट्रेनिंग बाहर करने जाना पड़ता था। उसके बाद पोस्टिंग दूसरी जगह मिलती थी, अदर स्टेट मिलती थी, कभी आसाम में, कभी गुजरात में। इसके बाद एक और प्रमोशन हमने लिया 2000 में, नहीं 98 में, सब डिवीज़नल ऑफिसर का हमने कंपटीशन दिया, एग्ज़ाम पास किया, ये भी प्रमोशन हमने लिया। चूँकि हमारी शुरू की सर्विस जब हमने ज्वाइन किया था, इस बात की शर्त थी कि आप देश के किसी भी राज्य में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कोहिमा से लेकर कच्छ तक, आप कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आपको जाना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमको इसमें कोई असुविधा नहीं थी, होम सिकनेस नहीं थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम लोग आपस में एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते थे, करते थे, इसलिए ताइक्वांडो में कोई भी उधार नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने बराबर दृढ़ निश्चय कर लिया था, हम डेली का वार्म अप, पंच, थोड़ी किक, अब कुछ इनिशियल एक्सरसाइज, फॉर्म चेंजिंग, तंगू पोसांग नक, इनको हम कर लेते थे। एक्यूरेसी भले ना आते हो, लेकिन स्टेप्स हमको याद होते थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जब हमने दोबारा शुरू करना चाहा तो अपने पुराने ताइक्वांडो खिलाड़ियों को, जो कि सब अपने अपने कोचिंग आज भी चला रहे हैं, उनसे संपर्क किया तो पता लगा पूमसे इंट्रोड्यूस हो चुका है। ऐसी कई नेशनल चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हो चुकी हैं। लोगों ने कहा आप इसको कर लेंगे, इसीलिए हमने इसको 2014 से दोबारा ज्वाइन किया। 2 साल हमने प्रैक्टिस की इसकी। प्रैक्टिस के बाद 2016 में, 2017 में, 2018, 2019 हमने नेशनल ताइक्वांडो में, पूमसे में, चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिए। 2017 में हम वियतनाम खेलने गए, वहाँ एक सांत्वना पुरस्कार रूप में मेडल मिला। इसके बाद 2018 में
वियतनाम में एशियन चैम्पियनशिप खेले और इसके बाद से हमको पहचान की नहीं तमन्ना थी। पहचान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, खेल हमको पहचानता रहा, हम खेल को पहचानते रहे, इसलिए हम उसको अपनाए रहे, इसलिए वो हमको अब अपना रहा है और हमने ताइक्वांडो को प्यार किया है और प्यार करते रहेंगे। सर, आपको लगता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को वो पहचान, वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो उन्हें होना चाहिए था? जी हाँ, ऐसा हमारे विचार से मुकाम की ओर बढ़ रहे थे। 2018 से पहले एशियन गेम में हमारे 5 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिला। 2016 में उज्बेकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। उसके साथ साथ एशियन गेम में मास्टर सौरव शर्मा 1 पॉइंट से क्वार्टर फाइनल में हार गए। अब वो 2.5 सेकंड था। ये सब एक खिलाड़ियों को इससे थोड़ा सा हतोत्साहित हुए, लेकिन उनमें उत्साह नहीं कम हुआ, लगन बराबर बनी रही। कोच प्रैक्टिस करते रहे और आज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस समय की लगातार प्रैक्टिस करने की 2018 के बाद से लेकर के 2019 में कोच और खिलाड़ी दोनों ने बहुत ही लगन से, मेहनत से, पूरी तरह डिवोटेड हो करके प्रैक्टिस की, जिसका परिणाम ये मिला कि साउथ एशियन गेम में 2019 में हमारे भारत को 27 मेडल मिले, जिसमें 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है। जैसा हमें याद पड़ रहा है, थोड़ी फिगर गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको मुकाम मिलने के लिए, खाली मुकाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, देश के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी अपनी जो प्यास है, उनकी अपनी जो भूख है, उनके अंदर अपनी जो आग है, उस आग को शांत करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा विश्वास है आगे बहुत ही अच्छा समय आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी वाजपेयी जी ने बताया कि मुकाम कोई टारगेट ना रख के सिर्फ देश के लिए खेलूं तो वो अपने आप में एक टारगेट बन जाएगा। हमारे बहुत से कोचेस इस प्रयास में हैं कि खिलाड़ी के अंदर वो जज्बा पैदा कर सकें कि जब उनके दिमाग में हमारे की जगह मेरा और मेरा देश आ जाए तो शायद वो जी जान एक लड़ा सकते हैं। सर, जब आप आज के दौर की ताइक्वांडो को देखते हैं तो अपने समय की ताइक्वांडो और आज के समय की ताइक्वांडो की तकनीक में क्या फ़र्क दिखाई देता है? आप कैसा फील करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तब की टेक्निक में आज की टेक्निक में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब सिर्फ चेस्ट गार्ड होता था, हैंड का, लेग का नहीं गार्ड होता था। तब के खिलाड़ियों को हम देखते थे कि वो लोग किसी तरीके से पैर में अंदर पैड बांध करके, कोई अन्य उपाय करके, क्रिकेट के पैड के उसको शॉर्ट करके बना लेते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन चैम्पियनशिप में नहीं इस्तेमाल होता था। लेकिन आज वेल इक्विप्ड हैं खिलाड़ी, हैंड, ग्लव, आर्म, लेग सारे गार्ड हैं उनके पास, हेड गार्ड है, हेड गियर है। पहले हेड गियर, हेड गार्ड भी नहीं होता था। दूसरी चीज़, पहले 5-5 मिनट की 3 राउंड होते थे, आज 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। लेकिन तकनीक इतनी एडवांस हो गई है, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि इसमें तकनीक के आधार पर खिलाड़ी अगर बराबर के पॉइंट लाया है, उसको दोबारा चांस मिलता है। उसमें भी बराबर अगर ले आया फिर एक चांस मिलता है, उसमें भी अगर बराबर ले आया है तो तकनीक के आधार पर हार जीत होने लगी है। इसका मतलब तकनीकी बहुत एडवांस हो गई है। इसलिए खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारी तकनीक बिल्कुल सही रहे। दूसरा, पहले पुश
को अलाउ नहीं था पुश करके। आज पुश करके और पंच मारते हैं। पंच में मारते हैं तो इतना पावरफुल नहीं होता कि कभी कभी पंच मार दिया पॉइंट नहीं मिला। क्यों? पंच में टारगेट पे और थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि दूसरे खिलाड़ी को हाँ हमारे पंच पड़ा। जैसे किक है, राउंड किक दी, फेस पड़ी है तो पता लगता है कि फेस पे किक पड़ी, लेकिन कहीं कहीं किसी खिलाड़ी का पंच इतना पावरफुल नहीं जाता है जिससे कि लगे कि हाँ वो पंच जो है वो बिल्कुल किक की तरह लगा है आकर के। ऐसा नहीं, ऐसी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन हमारा अपना मानना है, हम इसमें कंट्रोवर्सी नहीं बनना चाहते हैं कि पुश को अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर दो खिलाड़ी बिल्कुल आपस में पास हो गए हैं तो उनको अपने को अलग करना चाहिए, ना कि पुश करके उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर चलानी है तो आप इतना डिस्टेंस ले कि वहीं से भी आप राउंड किक मार सकते हैं, साइड किक मार सकते हैं, आपको पीछे हटना है। तो ये खैर हमारा अपना ख्याल है, बाकी अंतर तो आया है जी। और खिलाड़ियों की खेल नीति और खेल भावना में क्या फर्क नजर आता है? जी हाँ, खेल नीति में भी हमारे समय में कोई खेल में कोटा नहीं था। खिलाड़ी इसको मार्शल आर्ट के रूप में खेलते थे और इसी मुकाम पे वो अपने को संतुष्ट हो देते थे कि हमने स्टेट और नेशनल में मेडल जीता है, और अपने परिवार और घर में, समाज में, स्कूल में दिखा करके बहुत खुश होते थे। ओलंपिक में भी नहीं था उस समय, और जब इसके बाद ये खेल आगे बढ़ा तब जो है जा कर के ये आज सही है, आज नीति सही है। खिलाड़ी और खेल के लिए सरकार भी ध्यान दे रही है, खिलाड़ी भी ध्यान दे रहे हैं। इसमें जो खिलाड़ी, जिन लोगों ने साई में या बीपीएड करके अपना कोर्स किया तो वो साई में अच्छे कोच हैं। हमारे कानपुर के श्री ग्रेट मास्टर दीपक पंत, सुशांत गुप्ता जी और शुक्ला जी, इन लोगों ने अपने समय में बहुत मेहनत करके और उसके बाद साई में कोच करके खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नीति आगे बहुत अच्छी आ रही है, जिसमें कि अब खेल और खेलो इंडिया जो चालू हुआ है, वास्तव में ग्रास रूट से, गांव से, देहात से, छोटे कस्बे से खिलाड़ी, वास्तव में हमारे देश में खिलाड़ियों की बहुत पोटेंसी है। हमको उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ताइक्वांडो के बारे में हम कह रहे हैं, अगर खिलाड़ियों को आप ढूंढने निकलें, प्रैक्टिस कराएं, बस उनके आगे यही चिंता होती है, गार्जियन को चिंता होती है, क्या ये खिलाड़ी हमारा या हमारा बच्चा इतने साल खेल करके और अपनी रोजी रोटी या जीवन यापन चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। वो आशंका अब कुछ दूर हुई है और आगे और अच्छा होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आज के और पुराने जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे और जो इस दौर के जो प्लेयर हैं, उनके अनुशासन में, उनके डिसिप्लिन में आपको कोई फर्क महसूस दिखाई देता है? हाँ, ऐसा तो है, कहीं कहीं पैसा देखने को मिला है और लोगों ने भी बताया है, सीनियर कोच या सीनियर खिलाड़ियों ने भी, कि पहले का जो अनुशासन हम लोग का समय था वो अनुशासन उस तरीके का था, देर इज़ ओनली टू डू और डाई, देर इज़ नो क्वेश्चन फॉर वाई। हम लोग क्वेश्चन करते थे लेकिन बहुत ही एब्सर्ड रूप में नहीं करते थे या बहस नहीं करते थे। आज कहीं कहीं तो किसी पॉइंट पर खिलाड़ी अनुशासित हो जाते हैं और अनुशासनहीनता दिखाते हैं। कई चैंपियनशिप में लोगों से भी सुना, हमने स्वयं देखा है, नाम नहीं लेंगे, चैंपियनशिप में किसी पॉइंट को लेके, कहीं हार जीत को लेके इस तरीके से बात करते हैं या अपनी बात को सही ठहराने के लिए
आर्गूमेंट करते चले जाते हैं, ये अनुशासन नहीं, अनुशासनहीनता है। वह है एक आध, लेकिन ऐसा एक्सेप्शनल केस है, किसी उदाहरण के रूप में नहीं है। अनुशासन हमको स्वयं में शुरू करनी चाहिए। अपने सीनियर खिलाड़ियों को भी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनको इस चीज़ का आभास कराएं कि नहीं, अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। आप अनुशासित रहेंगे, गुरु का आदर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो गुरु की वो भावना, जब आप खेल रहे होंगे और कोई टेक्निक नहीं याद आ रही होगी, तो गुरु वहाँ से चिल्ला के नहीं बताएगा, सिर्फ अंतर्मन से, अपने मस्तिष्क की रेस से आपको इंगित करेगा, आपको प्रेरित करेगा, पुश करेगा, पावर देगा। तब आप उसी तरीके से, चाहे वो पुमसे हो, चाहे खैरोगी है, आप निश्चित रूप से अपने सुधार कर लेंगे। ऐसा हमारा निजी अनुभव है। देखिए दोस्तों, वाजपेयी जी का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, तो इस चीज़ को आप भी निश्चित मान लीजिए कि ट्रिपल डी, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन, इसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। सर, अगर आपको हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए एक मौका दिया जाए, तो आप क्या उपाय करेंगे? जी हाँ, आपका ये यक्ष प्रश्न है। इसमें हमारे हिसाब से ताइक्वांडो को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमको अपना घर पहले देखना पड़ेगा कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। फेडरेशन की आपसी मतभेद जो भी मैटर हो, चाहे वो न्यायालय में चल रहे हों या गैर न्यायालय में चल अपने आपसी हैं, इनको निश्चित रूप से बहुत शांत मन से विचार करके इसको हल कर देना चाहिए, एक किसी परिणाम पे ले आना चाहिए। और सबसे अहम जिम्मेदारी या कर्तव्य हम समझते हैं उन लोगों का भी है, सीनियर मास्टर्स का, जिन लोगों ने खेल को अपने देश में स्टार्ट किया, उसको बढ़ाया, पाला पोसा बड़ा किया, जिन लोगों ने बीच में भी आके सहयोग दिया है, इन सबको सारे मतभेद भुला करके एक हो करके फिर से शुरू करें, तो नई आशा, नई किरण, नई सुबह, पिछली बातों को एक काली रात, एक दुस्वप्न सोच करके समाप्त कर देना चाहिए। तो ताइक्वांडो का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और हमारे खिलाड़ी देश में नाम करने को आतुर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस उनको निराशा ये होती है, हम किस फेडरेशन के पास जाएं, इसके पास जाएं या उसके पास जाएं। विश्व स्तरीय तो छोड़िए, अपने राष्ट्रीय और एशियन स्तर पे भी नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन कुछ प्रतियोगिता चल रही हैं, वो खिलाड़ी अपने आप बहुत बिना किसी सहायता लिए हुए स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वयं प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और मेडल पा रहे हैं। इससे उत्साहित होकर के लोग, हमारे फेडरेशन को भी निश्चित रूप से थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। तो सर, आज के खिलाड़ियों में आप कौन सी कमियां देखते हैं? जी हाँ, ऐसा महसूस होता है कि आज के खिलाड़ियों में थोड़ी अनुशासनहीनता की कहीं कहीं पर कमी आई है। जैसे सिर्फ अपने ही कोच को यहाँ मिलते हैं, सपोज़ कोई स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है या नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, मालूम है कि सामने से जो कोच आ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं, मेडल विनर हैं, नेशनल चैम्पियनशिप में खेले हैं। वो चूँकि वो हमारे उसमें नहीं हैं या हमको नहीं सिखाते हैं, दूसरे राज्य के हैं, उनको थोड़ा सा वो सेट असाइड करते हैं या ऐसा करते हैं कि जैसे देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर हमने देखा है
खिलाड़ी कोच से सिर्फ सीधा हाथ मिला रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनको रेस्पेक्टफुल मैनर से कोई भी कोच मिल जाता है, किसी भी राज्य का हो, किसी भी फेडरेशन को हो, कहीं मिल जाए, किसी भी स्थान पर उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। अनुशासन की ऐसी कहीं कहीं कमी देखने को मिली। वैसे ये कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, ऐसा के बारे में ये नहीं है कि अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता नहीं है, कहीं कहीं पेशा हुआ है जिसको कि हम कहना चाहते हैं ऐसा न किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। कोई भी सीनियर हो तो उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट सर करके ही दी जाती थी, चाहे वो कोच किसी के भी हों और चाहे वो सीनियर प्लेयर ही क्यों ना हो। सर 2016 से 2019 तक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो ने काफ़ी नाम कमाया। जी हाँ, ऐसा तो है। हमारे विचार से साउथ एशियन गेम 2019 को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा कौन सा रेगुलर चैंपियनशिप है जहां हमारे खिलाड़ियों ने एक्सेप्शनल छोड़ करके 2018 में एशियन पुमसे चैंपियनशिप में मेडल है, और इसके बीच में ऐसा कोई विशेष उल्लेखनीय हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई हो न बता पाए हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन 2016 से पहले कैडेट में, जूनियर में और सीनियर में मेडल्स आए हैं। हमको कुछ याद पड़ रहा है, मैडम ग्रैंड मास्टर एंजेला मैडम 2016 में से पहले ब्रॉन्ज मेडल उनका था। लेकिन अब हमको इस बात पे सोचना है कि हम अब कैसे करें। 2016 से 19 के पीरियड में साउथ एशियन गेम जैसा कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ऐसा ही कीर्तिमान हम आगे होने वाले सभी गेमों में, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, साउथ एशियन गेम हो, एशियन चैम्पियनशिप हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, उसमें हम मेडल लाएं। इसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमको 2-3 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा कि जो खिलाड़ी अपने खाली मार्शल आर्ट के रूप में कर रहे हैं वो मार्शल आर्ट के रूप में करे। जो खिलाड़ी प्रोफेशनल हो करके, चैम्पियनशिप हो करके और NSI करना चाहते हैं, साई में जाना चाहते हैं, बीपेड करना चाहते हैं, उनका अलग कोर्स होएगा, उनकी अलग क्लास होएगी, उनकी अलग गाइडेंस होएगी। और जो खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी के रूप में, चाहे पुमसे को हों चाहे खैरोगी को हों, वो सिर्फ खिलाड़ी के रूप में रहना चाहते हैं, उनको उस तरीके से हर तरीके की गाइडेंस मिलनी चाहिए। हम जहाँ तक अपनी बात बता दें, हमको पुमसे ही कर सकते हैं। कारण ये है कि 65 के ऊपर वाले ग्रुप एशियन पुमसे चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है। हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके हम अपनी कोचिंग लेते हैं। हम बता दें कि हम ग्रैंड मास्टर ललित की जी से अपनी कोचिंग ले रहे हैं और उन्हीं के गाइडेंस में हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करके देश को और सभी खिलाड़ियों को हम सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ग्रैंड मास्टर एंजेला और ग्रैंड मास्टर सुब्बा, हम सभी लोग जानते हैं कि उन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए एशियन चैम्पियनशिप में पुमसे में मेडल जीते हैं। और 2016 से 2019 के बीच का जो पीरियड है, इसमें एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है पुमसे की और एक ही एशियन चैंपियनशिप हुई है वियतनाम की, जिसमें माननीय वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीता था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इस दौरान
हिंदुस्तान के ताइक्वांडो पुमसे खिलाड़ियों को एक पहचान मिली है। उनकी मेहनत, उनकी लगन की वजह से हिंदुस्तान की जो पुमसे है वो वर्ल्ड स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे एक पहचान बनाने में कामयाब हुई है। हमारे खिलाड़ियों को जहाँ पहले कभी कहीं नहीं आते थे, वहाँ वो 5th रैंक 6th रैंक तक आने शुरू हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर बीच का ये पीरियड ना खराब गया होता तो शायद अभी तक किसी न किसी चैंपियनशिप के अंदर वर्ल्ड लेवल पे हमारे खिलाड़ियों ने और भी मेडल्स ले लिए होते। जबकि ओपन जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं उनके अंदर हमारे हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो और भी अच्छा करेंगे। ये पीरियड खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है रेगुलर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो और भी इसमें अच्छा सुधार होगा। तो सर, मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि आज के खिलाड़ियों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे और हृदय से, बड़ी विनम्रता से कहना चाहेंगे कि कोई भी कार्य यदि पूर्ण मनोयोग से किया जाएगा तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा, श्रीमती डॉक्टर एनी बेसेंट ने लिखा है कहीं पर कि ए मैन इज़ बॉर्न अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट थॉट्स एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड बॉडी इज़ ए पार्ट ऑफ कर्म। तो आपको अपना कर्म ईमानदारी से करना है, डेड ऑनेस्ट होके करना है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो खेल बाधा नहीं है। व्यापार कर रहे हैं तब भी बाधा नहीं है। आप सर्विस में हो गए, घर की और ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपके माता पिता हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, या आपके साथ में अन्य कोई जिम्मेदारी है बाई चांस, तो इसमें बाधा नहीं आएगी। आपको 24 घंटे में कोई भी समय, पूरा समय नहीं मिलता है, कुछ समय मिलता है, उतनी एक्सरसाइज न करिए। आप अगर 2 घंटे करते हैं तो उसको 1 घंटा कर दीजिए, और समय नहीं मिलता है आधा घंटा कर दीजिए, और समय नहीं मिलता है 15 मिनट में आप हल्की वार्म अप करिए। जैसे हैरोगी है तो थोड़ी बहुत किक ज़रूर चलाइए, अपनी जो कमी है वो कर दीजिए। पुमसे कर रहे हैं तो अपनी बैलेंसिंग संभालिए, अपना टारगेट को फिक्स करना चलाइए, अपनी स्पीड को थोड़ा सा करिए। पुमसे की शुरुआत और लैंडिंग, उसके प्रेजेंटेशन, उस पर थोड़ा विचार करिए तो निश्चित रूप से सफलता आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। एक चीज़ और, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। उस करने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, डीप डिवोशन होना पड़ेगा, क्लोज अटेंशन करना पड़ेगा और ईश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा। एक धारणा बनानी पड़ेगी आपको, आई कैन डू, आई विल डू, और इसको सोचना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। जो भी हमने कुछ ऐसा निकल गया हो, हमारे याददाश्त में, हमारे स्मरण में गलत आ गया हो, कोई किसी के मेडल के बारे में या किसी के बारे में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने बात की हमारे प्रेरणा के स्रोत और बुलंद हौसले के मालिक, जो लगभग 75 साल की उम्र में भी अभी भी वर्ल्ड लेवल पे हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने का हौसला रखते हैं। मैं सपना नहीं कहूँगा, हौसला रखते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा, जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। परिस्थितियां कुछ भी हों, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और जैसे ही समय का चक्र बदलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन स्टार्ट होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुमसे के प्लेयर वर्ल्ड लेवल पे हिंदुस्तान के लिए मेडल जरूर लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है
ताइक्वांडो इंडिया 1975 टू 2020 अनटोल्ड स्टोरी आप लोगों के द्वारा सराहा भी जा रहा है और हमारी कोशिश है कि उसमें हम तथ्यपरक चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप भी कोई कंट्रीब्यूट उसके अंदर करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहें तो ज़रूर दें। और अगर हमारे से कुछ पहलू उसमें छूट जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप एक विश्वास कर लीजिए कि हम फिर आएंगे, उन सभी जो भी कुछ छूट जाएगा उस सबको आपके सामने दोबारा से लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।